एक छोटा सा वाक्य सोचिए, शाम हो गई है। कितना सीधा और सरल लगता है ना? पर असल में भाषा की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प पहेली यहीं से शुरू होती है। हम सब अक्सर ये मानकर चलते हैं कि शब्द जैसे दिखते हैं उनका मतलब भी वैसा ही होता है, सीधा सपाट। पर सच तो ये है कि हर शब्द के पीछे मतलब की एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी होती है। तो चलिए, हम सब मिलकर इसी एक वाक्य को पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ तक ले जाता है। है तो सिर्फ 3 ही शब्द, शाम हो गई है। लेकिन अलग-अलग लोगों के ज़हन में ये 3 शब्द बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें बनाते हैं। अब देखिए, एक पुजारी के लिए ये शब्द सुनते ही कानों में मंदिर की घंटियों की आवाज़ गूंजने लगती है, आरती की खुशबू आने लगती है। उनके लिए इसका मतलब है अब प्रभु की आराधना का समय हो गया है। और दूसरी तरफ वो किसान जो दिन भर खेत में पसीना बहा रहा है, उसके लिए यही 3 शब्द एक ठंडी राहत की सांस की तरह हैं। इसका मतलब है, चलो भाई, अब हल रखने का और घर लौटने का समय हो गया। और घर पर एक होम मेकर के लिए इसका सीधा सा मतलब है कि अब परिवार के लिए रात का खाना बनाने की तैयारी करनी है। देखा, शब्द वही, लेकिन हर किसी के लिए उसकी मायने एकदम अलग। शब्दों के अंदर छुपी हुई इन अदृश्य परतों को समझने की जो कला है, उसे ही कहते हैं शब्द शक्ति। तो चलिए, भाषा की इस इमारत की नींव से शुरू करते हैं। इसकी सबसे पहली, सबसे जरूरी परत, जिसका नाम है अभिधा। अभिधा को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक बिल्कुल साफ सुथरे पारदर्शी शीशे की तरह देखना। अभिधा यानी शब्द का वो सीधा, सपाट डिक्शनरी वाला मीनिंग। मतलब जो लिखा है वही मतलब है। हमारा दिमाग जो है ना, वो हमेशा सबसे सीधा और सबसे आसान रास्ता पकड़ता है, और भाषा में वो सबसे आसान रास्ता अभिधा ही है। जैसे किसी ने कहा गधा चर रहा है, इसका सीधा मतलब है एक जानवर है और वो घास खा रहा है, सिंपल, बात खत्म। या मैं राजस्थान में रहता हूँ, मतलब राजस्थान भारत का एक राज्य है, इसमें कोई छुपा हुआ मतलब नहीं है, कोई रहस्य नहीं, जो बोला वही सच। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक बहुत बड़ी पहेली। कवि देव जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि अभिधा उत्तम काव्य है, मतलब सबसे अच्छी कविता वो है जो सीधी बात करे। अब सवाल ये उठता है कि सीधी सपाट बात में ऐसी क्या खासियत है? वो तो कोई भी कह सकता है ना? इसमें कला कहाँ से आ गई? इसका जवाब उसी इमारत वाले उदाहरण में छिपा है। अभिधा जो है ना, वो नींव है, एक मजबूत ठोस नींव। अगर नींव ही कमजोर हो तो क्या कोई इमारत खड़ी रह सकती है? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही, अगर सुनने वाले को सीधा मतलब ही साफ साफ समझ नहीं आएगा, तो वो किसी गहरे या कलात्मक मतलब तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले स्पष्टता, उसके बाद कला। ठीक है, तो नींव तो समझ आ गई, लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वो सीधा सपाट, मतलब अचानक से बेतुका लगने लगे, मतलब दिमाग का डिफ़ॉल्ट रास्ता ब्लॉक हो जाए। बस इसी पॉइंट पर हमारा दिमाग दूसरा गियर लगाता है, और इस दूसरे गियर का नाम है लक्षणा। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा मेरा दोस्त तो गधा है। अब यहाँ पर अभिधा वाला रास्ता एक डेड एंड पर आ गया। दिमाग के अंदर एक रेड लाइट जल उठती है कि अरे, ये क्या बात हुई? एक इंसान जानवर कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। लेकिन हमारा दिमाग भी बड़ा स्मार्ट है, वो हार नहीं मानता। जब सीधा रास्ता बंद मिलता है ना, तो वो एक शॉर्टकट ढूंढता है। वो उस शब्द से जुड़े किसी गुण या लक्षण को पकड़ता है और एक नया रास्ता बना लेता है। इस केस में गधा शब्द से जुड़ा सबसे आम गुण क्या है? मूर्खता। तो दिमाग फौरन उस मूर्खता को उठाकर दोस्त के साथ चिपका देता है, और हम समझ जाते हैं कि दोस्त को मूर्ख कहा जा रहा है, जानवर नहीं। अब ये जो लक्षणा है ना, ये भी मोटे तौर पर 2 तरह से काम करती है। एक है रूढ़ा, मतलब जो बात सालों से चली आ रही है, एक मुहावरे की तरह समाज में बैठ गई है। जैसे कोई कहे सारा पंजाब बहादुर है, तो इसका मतलब पंजाब की जमीन से नहीं, वहाँ के लोगों से है। और दूसरी होती है प्रयोजनवती, जहाँ बोलने वाले का कोई खास मकसद होता है। जैसे रेस कोर्स पर कोई चिल्लाए सफेद वाला दौड़ रहा है, तो वहाँ के माहौल से साफ है कि बात सफेद घोड़े की हो रही है। तो हमने भाषा की इमारत की नींव यानी अभिधा को देख लिया, और उसकी दीवारों यानी लक्षणा को भी समझ लिया। लेकिन अब हम चलते हैं इस इमारत की छत पर, जहां से पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। ये भाषा का सबसे गहरा, सबसे पावरफुल और सच कहूं तो सबसे जादुई रूप है। इसे कहते हैं व्यंजना।
व्यंजना की खासियत ये है कि यहाँ मतलब न तो सीधे सीधे शब्द में होता है और न ही उसके किसी लक्षण में। तो फिर मतलब होता कहाँ है? मतलब छिपा होता है इशारे में, बोलने वाले के टोन में, उस पूरे माहौल में और सबसे बढ़कर सुनने वाले के दिमाग में। ये वो अनकही बात है जिसे सुनने के लिए कान नहीं, समझ चाहिए। चलिए इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण देखते हैं। इससे पता चलेगा कि एक कवि कैसे शब्दों से जादूगरी करता है। इन पंक्तियों पर गौर कीजिए। यहाँ दो शब्द हैं जिन पर सारा खेल टिका है, वृषभानुजा और हलधर। अब जरा इस जादू को समझिए। पहला शब्द है वृषभानुजा। इसका एक मतलब है राजा वृषभानु की बेटी यानी कि राधा, और इसका एक और मतलब है वृषभ यानी बैल की अनुजा मतलब बहन, तो ये हो गई एक गाय। अब दूसरा शब्द देखिए, हलधर। इसका एक मतलब है बलराम जो हल रखते थे, और दूसरा मतलब है हल को धारण करने वाला यानी कि एक बैल। तो देखा, कवि ने एक ही तीर से दो निशाने लगाए, एक ही लाइन में दो कहानियां कह दी। एक तरफ राधा और बलराम की जोड़ी और दूसरी तरफ एक गाय और बैल की जोड़ी। यही है व्यंजना का कमाल। अब ये व्यंजना भी दो तरह की है। पहली, शाब्दी व्यंजना। यहाँ सारा मैजिक एक खास शब्द में बंद होता है। जैसे पिछले उदाहरण में, अगर वृषभानुजा शब्द हटाकर राधा लिख दें तो दूसरा मतलब यानी गाय वाला मतलब गायब हो जाएगा, सारा जादू खत्म। दूसरी है आर्थी व्यंजना। यहाँ मैजिक किसी एक शब्द में नहीं बल्कि पूरी बात के मतलब में, उसके अंदाज में होता है। वहाँ अगर एक शब्द की जगह उसका पर्यायवाची भी रख दें तो भी ताना या इशारा बना रहता है। अब ये सब सुनकर लग रहा होगा कि ये तो बड़ी भारी भरकम किताबी बातें हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इनका आज की दुनिया से क्या लेना देना? लेना देना है, और पहले से कहीं ज्यादा है। हमारी आज की डिजिटल दुनिया में ये सदियों पुरानी बातें बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो गई हैं। जानना चाहेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। सोचिए, आज हम सबसे ज्यादा बात कैसे करते हैं? टेक्स्ट मैसेज पर, है ना? व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर। और इन चैट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टोन का पता नहीं चलता, सामने वाले के एक्सप्रेशंस नहीं दिखते। हमारे पास क्या होता है? सिर्फ लिखे हुए शब्द, यानी सिर्फ और सिर्फ अभिधा। कल्पना कीजिए, किसी ने मैसेज में सिर्फ ओके या ठीक है लिखकर भेजा। अब इसका क्या मतलब निकालें? ये खुशी वाला ठीक है या नाराजगी वाला या फिर बस पीछा छुड़ाव वाला ठीक है? इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इंसानों ने एक कमाल की चीज ईजाद की, इमोजी। वो छोटा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा या वो गुस्से से लाल इमोजी। ये इमोजी असल में और कुछ नहीं बल्कि हमारे डिजिटल जमाने की व्यंजना है। ये इमोजी उस बेजान से ठीक है शब्द में इमोशन और कॉन्टेक्स्ट डाल देते हैं ताकि पढ़ने वाला सिर्फ उसका सीधा सपाट मतलब न निकाल ले। आज ये छोटे छोटे सिंबल्स वो बड़ा काम कर रहे हैं जो पहले आमने सामने की बातचीत में हमारी आवाज का टोन और हमारे चेहरे के भाव किया करते थे। तो अगली बार जब भी कोई टेक्स्ट मैसेज पढ़कर कोई गलतफहमी पैदा हो तो जवाब देने से पहले एक सेकंड के लिए रुकना और ये सोचना, कहीं ऐसा तो नहीं कि भेजने वाले ने तो व्यंजना में बात की थी, एक इशारे के साथ, और हम उसे सिर्फ अभिधा में यानी उसके लिखे हुए मतलब में पढ़ रहे हैं। क्योंकि शब्दों की दुनिया जो दिखती है उससे हमेशा कई ज्यादा गहरी होती है। जरूरत बस उस गहराई तक पहुंचने की है।